हे प्रियो, आज़ादी मिलने के कुछ समय पश्चात 1945 में गर्मियों के महीने की एक दोपहर मैं आकर अपनी बहन गेल्टर से मिला, जिसने मुझे यह खबर दी कि पिताजी तुमसे मिलना चाहते हैं। मैं खेत में मिलने गया, जहां वह काम कर रहा था। जोर से पुकारते हुए कहा, पापा, आपने मुझे बुलाया। पिताजी ने कहा, तुमने अपने जीवन में क्या करने का विचार किया है? वे पूछने वाले थे कि लोहार के काम क्यों पसंद नहीं है और फिटर के काम क्यों नहीं करते, जिसे मैंने व्यावसायिक शिक्षा के दौरान सीखा था। मैंने उन्हें अनिश्चित और टाल मटोल वाले जवाब देकर संतुष्ट करने की कोशिश की। पापा, एंड्रयू, यह तुम्हारे व्यवसाय चुनने का समय है। पतझड़ तक मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए। फिर काम करने लग गए। लेकिन मैं यह भी जानता था कि मेरी सोच उतनी अच्छी नहीं है। जब मैं केवल छठी कक्षा में था, उस समय जर्मनी ने आकर हमारे स्कूल पर कब्जा कर लिया था, और वह भी मेरी प्रारंभिक शिक्षा का अंत था। मैं केवल अच्छी दौड़ सकता था और कुछ दिनों के बाद निर्णय लेकर घर वालों से कहा, मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। सेना में भर्ती। मामा ने सुनते ही गहरी सांस ली। ओह एंड्रयू! लेकिन मेरे पापा और भाई के दिमाग में कुछ और चल रहा था। दूसरी बार जनवरी में मैं फिर गया और इस बार मुझे भर्ती कर लिया गया। कुछ समय पश्चात मैं विट में अपनी नई यूनिफॉर्म में बड़े गर्व के साथ चल रहा था। लेकिन मैं इस बात से अनजान था कि मेरी पैंट बहुत छोटी और जैकेट बहुत बड़ी है। मैं हमेशा अपने मेजबानों को बड़े आनंद के साथ बताया करता था कि मुझे इंडोनेशिया में एक विशेष कमांडो ट्रेनिंग के लिए चुना गया है। जैसे मैं जाने वाला था, मेरी माँ ने अपने एप्रन से एक छोटी पुस्तक निकाली। मुझे पहले ही पता चल गया कि यह निश्चय ही बाइबल होगी। एंड्रू, क्या तुम इसको अपने साथ ले जाओगे? मैंने कहा, निश्चय हाँ। ट्रेनिंग के काफ़ी दिनों के पश्चात हम लड़ाई के लिए कहीं जा रहे थे। ऐसा सुनने में आया कि हम किसी कार्यवाही में कुछ कमांडो की जगह लेने जा रहे हैं, जिनमें हर 4 में से 3 इस मिशन में खत्म हो गए थे। शाम के समय हमें सीमा पर भेज दिया गया। एक ऐसी घटना घटी जिसमें मेरे सारे जीवन को डरा दिया। हम लोग एक गांव से होकर जा रहे थे, जिसमें कहीं पर लोगों के घर थे। इससे हम निडर हो गए, क्योंकि हमने ऐसी नहीं सोचा कि साम्यवादी ऐसे किसी गांव में बम लगा सकते हैं, जहां लोग जीवन यापन कर रहे हैं। लोगों के विरुद्ध लगाए जाने वाले विस्फोटकों से हमें दुनिया में सबसे ज़्यादा डर लगता था। जब तक कि कुत्ते फांदते उपकरण फटकर किसी को विकलांग या अपाहिज नहीं बना देता, तब तक हमें दुविधाजनक स्थिति में रहना पड़ता था। हम 3 हफ्ते से लगातार मुठभेड़ कर रहे थे, और हमारे छावनी की हर एक जन की धड़कन रुकी हुई थी। और इस शांत दिखने वाले गांव के आधे रास्ते में हमने विस्फोटक पदार्थों के घोंसले में कदम रख दिया। पूरी टुकड़ी आपे से बाहर होगी। बिना आदेश व कारण के हम सब गोलियां चलाने लगे। हमें जो दिखा हमने उड़ा डाला। जब तक हम होश में आते, गांव में कोई भी प्राणी जीवित नहीं बचा। हमने चुपचाप उस सन्नाटे से होकर चले। गांव के दूसरे सिरे पर मैंने एक ऐसा नज़ारा देखा जिसे देखकर मेरी रूह कांप गई। एक इंडोनेशियन माँ अपने ही खून में सनी पड़ी थी, और उसका छोटा सा बेटा उसकी छाती पर ढेर था। दोनों एक ही गोली से मारे गए थे। उस समय मैं खुद को मार डालना चाहता था। मैं जानता था कि अगले 2 वर्षों से इंडोनेशिया की छावनी में अपनी बहादुरी के कारनामों की वजह से मैं काफ़ी मशहूर हो गया था। मुझे चमकदार पीली टोपी दी गई थी, जिसे मैं मुठभेड़ों के दौरान पहना करता था। यह हिम्मत का काम व दावत देता था, जिसका अर्थ था, मैं यहाँ हूँ, मुझे मार दो। मैंने एक बंदर को बड़े ही लाड़ प्यार से पाल कर बड़ा किया था, मगर जैन वाट नाम का व्यक्ति बंदर से बहुत नफरत करता था, क्योंकि एक बार उसके ऊपर चढ़ गया था। उस समय से उसके प्रति उसकी आंखों में कातिलाना भाव थे। एक दिन जब मैं गिबोन अर्थात बंदर के साथ खेलकर हंसते हुए अपने घर वापस आ गया, तो मेरे भाई बहन की ओर से एक पत्र मेरा इंतजार कर रहा था। उसमें दफन के बारे में लिखा था, और बाद में मुझे पता चला कि वह मेरी माँ के दफनाने की बात थी। शायद मुझे टेलीग्राम भेजा गया था, लेकिन वह मुझे नहीं मिला। यह बात जानकर मैं दुखी और बहुत अकेलापन महसूस कर रहा था, और इसी हफ्ते जैन जुआट ने बंदर से अपना बदला ले लिया। एक शाम मुझे अपनी गार्ड ड्यूटी से इस खबर को सुनने के लिए आना पड़ा कि एंट्री, छोटा बंदर, मर गया है। मैंने उसको और देखा। क्या हुआ? मर गया? लड़कों में से किसी ने उसके नाखून पकड़कर उसे बार बार दीवार पर पटका था। मैंने उसे एक डाली पर पड़ा हुआ देखा। उससे भी बुरी बात यह थी कि अभी तक वह मरा नहीं था। मैं तुरंत उसे उठाकर बैरक में ले गया। उसका जबड़ा टूट गया था और उसके गले में एक छेद था। जब मैंने उसे पानी पिलाने की कोशिश की, तो वह पानी छेद से बाहर निकल गया। जैन लड़ाई के मूड में मेरी ओर देख रहा था, लेकिन मैं झगड़ा नहीं किया। बहुत सी अन्य घटनाओं की वजह से मेरा मन बहुत व्याकुल था। अगले 10 दिनों में मैंने बंदर की रात दिन लगातार देखभाल की।
मैंने उसके गले को सिला और उसे चीनी का पानी पिलाया। मैंने उसकी मालिश की, मैंने उसके बाल बनाए, मैंने उसे गर्म रखा और लगातार उससे बातचीत करता रहा। यह वह जीव था जिसे मैंने बंधुआई से छुड़ाया था। धीरे धीरे मेरा गिबोन खाने लगा। वह रेंगता हुआ बिस्तर पर चढ़ने लगा। समय समय पर जब मैं उसे भोजन कराता, वह मुझसे बातें करने लगा। और इस प्रकार 2 माह पश्चात वह एक बार फिर जंगल में दौड़ने लगा। मैंने जंगल की ओर जाते समय गाड़ी में बंदर को बताना शुरू किया कि क्यों अब उसे अपने साथ नहीं रख सकता। फिर हम रुक गए। जब मैंने उसको ज़मीन पर रखा, वह मेरी ओर देखने लगा। उसकी आंखें सारी कहानी बयान कर रही थी। उसने जीप में वापस बैठने की कोशिश नहीं की। जब हमने चलना शुरू किया, वह हमें आंखों में ओझल होने तक बैठा देखता रहा। अगली सुबह 12 फरवरी 1949 को हमारी यूनिट वहां से रवाना हो गई। अच्छा हुआ मैंने बंदर को जाने दिया, क्योंकि मैं उस शिविर में कभी वापस नहीं गया। मैंने पिछले मिशन के समान इस मिशन पर भी बहादुरी दिखाने का प्रयास किया। मैंने पहले के समान अपनी पीली टोपी पहनी। मैं जोर से दहाड़ता हुआ, घृणा करता हुआ, मैं अपनी टुकड़ी के साथ दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता चला। लेकिन इसके बावजूद मेरी ललकारने की क्षमता कम होती नजर आ रही थी। और एक दिन एक गोली मेरी एड़ी पर लग गई और मुझे लड़ाई से बाहर बैठना पड़ा। और अब जीना, वह भी विकलांग बनकर, यह मेरे लिए सबसे घटिया अंत था। मेरा सबसे बड़ा साहसिक प्रयास असफल हो गया। सबसे खराब बात यह थी कि मैं सिर्फ 20 वर्ष का था और मुझे लगने लगा था कि संसार में कहीं भी सही रोमांच नहीं है।